हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। अभी मैं हूँ नॉर्वे के शहर ओस्लो में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्वे में जॉब के रिगार्डिंग। और साथ ही हम बात करेंगे कुछ और भी यूरोपियन कंट्री के बारे में, जैसे कि आजकल लग्जमबर्ग, जर्मनी बहुत ही फेमस है और बहुत सारे एजेंसी जॉब ऑफर कर रहे हैं इन सभी कंट्री का। और मैंने देखा कुछ वीडियो जहाँ पे लोग जाके उनको पैसा एडवांस दे रहे हैं, पासपोर्ट जमा कर रहे हैं और 6 महीने 1 साल के बाद पता चल रहा है कि काम नहीं हुआ, तो फिर पासपोर्ट पैसा के लिए परेशान हो रहे हैं और लास्ट में जो भी एजेंट और ऑफिस है वो कुछ पैसा काट के आपको रिटर्न कर रहा है, पैसा और पासपोर्ट, साथ में आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेशन देने के लिए जिससे आपको नॉलेज हो जाए कि अगर आप यूरोप में जॉब करना चाहते हैं तो क्या सही है, क्या गलत है और क्या आपके लिए है भी या नहीं, और कैसे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको पता हो कि क्या सच में आप एलिजिबल हैं भी या नहीं, या फिर एजेंट आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। तो इन सभी बातों पे हम इस वीडियो को आगे ले चलते हैं। तो कंटिन्यू मेरे वीडियो पे बने रहें और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ नए लोगों को कि ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं माल्टा के रिलेटिव, क्योंकि मैं माल्टा में रहता हूँ और वहाँ के वर्क परमिट के रिलेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी यूरोपियन कंट्री में अगर जॉब की वैकेंसी होती है किसी भी पोजीशन पे, तो यहाँ के गवर्नमेंट्स का रूल है कि सबसे पहले उस कंपनी को अपने ही कंट्री में जॉब का एडवर्टाइजमेंट करना है। जैसे कि अगर डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी किसी भी कंट्री में वैकेंसी है तो वो सबसे पहले उसी कंट्री में एडवर्टाइजमेंट करेगा। अगर उस कंट्री में नहीं मिलता है वर्कर, तब जाके वो लोग यूरोप यूनियन के कंट्री में, लाइक जितना भी शेंगेन का यूरोप का कंट्री है, लाइक 52 या 53 के आसपास कंट्री है, तो इन सभी कंट्री में वो लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे। जब इन सभी कंट्री में वर्कर नहीं मिलता है तब जाके नंबर आता है हमारे कंट्री का, लाइक थर्ड कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलिपिनो, इन सभी कंट्री में। तो तब जाके हमारे यहाँ से वर्कर यहाँ आते हैं। तो आप लोग सोच लो कि कितना कंपटीशन है। और हमारे ऑफिस में जब देखोगे कुछ लोग जो यूरोप का जॉब देते हैं तो उनके पास भरमार वैकेंसी होता है। तो ये सच नहीं होता है भाई, क्योंकि कोई भी जो आदमी धोखा करने वाला हो वो आपसे बोलेगा नहीं कि मैं आपके साथ धोखा करने वाला हूँ। वो जितना भी झूठ हो सके वो आपके सामने बोलेगा ताकि आप उसको पासपोर्ट और पैसा दो, बाद में वो अपना रंग दिखाना शुरू करेगा। तो ऐसा ही होता है भाई। तो मैं आपको बता दूं कि पहला तो सिस्टम ये है। उसके बाद थर्ड नेशन कंट्री के लिए, लाइक हमारे कंट्री के लिए, अगर आप सर्च करते हो जर्मनी में, लग्जमबर्ग में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, इटली में, फ्रांस में, हॉलैंड में जिसको बोलते हैं नीदरलैंड, और बेल्जियम में, तो ये सब कंट्री क्या है कि बहुत ही हाईएस्ट कंट्री, हाईएस्ट लेवल का, हाई पे वाला, यानी कि इन सभी कंट्री में सैलरी भी हाई है और रहने का फैसिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन केयर, सब कुछ एक हाई लेवल पे है। तो ये लोग ढूंढते हैं सिर्फ वही बंदा जो कि हाई कैटेगरी में हो, लाइक स्किल्ड वर्कर हो, जिसके पास एक स्किल्ड हो, साथ में उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो वो हायर हो, लाइक कम से कम तो नहीं तो डिप्लोमा हो कोई भी टेक्निकल ट्रेड में। और उसके बाद दो तरह का ज़्यादातर इन सभी कंट्री में वीज़ा निकलता है। एक होता है स्किल्ड वर्कर के लिए और एक होता है सीजनल वीज़ा, जिसको आप लोग शॉर्ट टर्म बोलो या जो भी बोलो। तो मैं पहले इस पर बात कर लेता हूँ। सीजनल वीज़ा क्या होता है, जैसे कि इटली में, नॉर्वे में और भी बहुत सारा कंट्री है, तो सभी कंट्री का अलग अलग रूल्स है, लेकिन हर कंट्री में इस तरह का वीज़ा निकलता है जिसको बोलते हैं सीजनल वीज़ा। और सीजनल वीज़ा का सिस्टम क्या है कि 6 महीना या फिर 9 महीना का ये वीज़ा निकलता है, या फिर 1 साल का भी हो। तो ये जब वीज़ा कोई भी कंपनी निकाल के देता है थर्ड कंट्री के हो, और जो सीजनल वीज़ा है इसमें ज़्यादातर होता है एग्रीकल्चर वर्कर के लिए, यानी खेत में फल तोड़ने के लिए, खेत का जो भी काम हो, या फिर रेस्टोरेंट में हेल्पर, क्लीनर, इन सभी में सीजनल वीज़ा निकलता है। क्योंकि जब सीजन होता है टूरिज़्म का तो उस टाइम पे ज़रूरत होता है आदमी को होटल में वर्कर्स का, और जब एग्रीकल्चर का सीजन होता है तो उस टाइम पे वो लोग एग्रीकल्चर के लाइन में वर्कर को बुलाते हैं। तो इन सभी लाइन में यूरोप के लोग काम ना के बराबर करते हैं, तो इसलिए थर्ड कंट्री से वर्कर्स आते हैं। लेकिन उसका क्या सिस्टम है कि
आपको सिर्फ वीज़ा मिलेगा, चाहे वो जितने दिन का हो, 6 महीने का हो, 9 महीने का हो, 1 साल का हो। उस वीज़ा पे आप उस कंट्री में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन आपको रेसिडेंस परमिट नहीं मिलेगा, जिसको बोलते हैं 1 साल का TRC, टेम्पोररी रेसिडेंस परमिट, जो कि हर साल रिन्यू होता है। और उस टेम्पोररी रेसिडेंसी परमिट के थ्रू आप चाहें तो किसी दूसरे कंट्री में भी अपना मूव हो सकते हैं, या फिर उसी कंट्री में कोई कंपनी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ वीज़ा है, यानी कि शॉर्ट डाउन बोलो, आप चाहें जो भी बोलो, सीजनल वीज़ा, तो वो वीज़ा पे आप उस कंट्री में काम कर पाओगे, लेकिन वीज़ा ख़त्म होने से पहले आपको कंट्री छोड़ के अपने देश में जाना होगा। तो यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान देना कि काफ़ी सारा धोखा यहाँ पे भी होता है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया, इटली के लिए ऐसा होता है, 1 साल का सीजनल वीज़ा वो लोग निकाल के देते हैं एजेंट, और अलग अलग तरह का सपना बता के आपको भेज देते हैं 8-10 लाख रुपए देके। बाद में आप आते हो, आने के बाद 1 साल में आप चाहें जितना कमा लो, 10 लाख कमा लो, 15 लाख कमा लो, तो जो भी आप कमाएं उसके बाद रिटर्न आपको जाना पड़ता है। तो मिला जुला के कोई फ़ायदा नहीं होता है और लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग इलीगल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी सपना होता है कि मुझे कैसे भी बस यूरोप में एंट्री करना है, तो ये सभी वीज़ा लगा के आते हैं। उसके बाद यहाँ से बहुत सारा सिस्टम है, जैसे डंकी लगा के आगे कंट्री में जाना। अगर आपके पास यूरोप शेंगेन का वीज़ा या फिर ID कार्ड है तो आप मैक्सिको तक जा सकते हो। इंडियन पासपोर्ट पे मैक्सिको वीज़ा ऑन अराइवल है, तो लगभग सभी को जाने ही देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो लोग रिटर्न बोले तो डिपोर्ट भी करते हैं। तो इसलिए भी काफ़ी सारे लोग कैसे भी कितना भी पैसा लगा के यूरोप में सिर्फ आते हैं, और आने के बाद आगे मैक्सिको जाके डंकी लगा के US में जाते हैं, या फिर अलग अलग कंट्री में डंकी लगा के जाके अपना आगे का जो भी सीन है वो करते हैं। तो ये सब भाई हमारे लिए नहीं होता है। मैं स्पेशल बात करता हूँ जो लोग यूपी बिहार से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और हम ही लोग के साथ ज़्यादा धोखा होता है। जो हम लोग यूपी बिहार से, हमें ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता है, और हम लोग पैसा हमारे घर पे भी नहीं होता है, किसी से कर्जा लेके या फिर ब्याज पे पैसा लेके कुछ बेच के ऐसे करके हम एडवांस में ऑफिस को देते हैं, और सोचते हैं कि जाने के बाद तो 1-1.5 लाख कमाएंगे, उसके बाद पैसा सधा देंगे। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा गलती आप लोग करते हो। चाहे कितना भी जेन्युइन ऑफिस हो, चाहे कितना भी विश्वास दिलाने वाला एजेंट हो, कभी भी आप लोग कर्जा लेके या फिर ब्याज पे पैसा लेके कुछ बेच के यूरोप के लिए ट्राई मत करो। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि जब तक आपको आपका वीज़ा पासपोर्ट पे नहीं लग जाता है, तब तक ना के बराबर चांस होता है यूरोप में आने का। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ का वर्क परमिट अप्लाई होगा। परमिट अप्रूव होने के बाद आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वीज़ा स्टैम्प कराने के लिए, स्टिकर वीज़ा के लिए, तो हमारे एम्बेसी में सबमिशन करना पड़ता है। उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट पे कोई भी डाउट होता है एम्बेसी को, आप चाहें कितना भी पैसा लगा के ट्रैवल इंश्योरेंस बनाए हो, PCC बनाए हो, और भी कुछ डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड होता है, वो सब आप तैयार करके सबमिट किए हो एम्बेसी में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एम्बेसी को कि आप कितना मेहनत किए हो। अगर उनको थोड़ा भी डाउट होता है आपके डॉक्यूमेंट पे, या फिर उनके मर्जी के ऊपर होता है, वो कोई भी ऑप्शन, कोई भी रीज़न डाल के आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि इसका भी एक कोटा होता है कि इतने लोगों को वीज़ा देना है, इतने लोगों को नहीं देना है। अब महीना में 10,000 लोग अप्लाई करते हैं, तो 10,000 को भी वीज़ा वो लोग नहीं देते हैं। अगर आप देखोगे एक माल्टा के वेबसाइट पे, तो सिर्फ वीज़ा को अप्लाई करने में कितना मिलियन लोगों का पैसा डूबा है। तो फ़ायदा होता है उस यूरोपियन कंट्री को जिसके लिए आप लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो उससे तो उसको मतलब नहीं आप अप्लाई करो या नहीं करो, लेकिन उसको फ़ायदा हो रहा है। तो ये समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि आप लोग अपना, अगर आपके पास इतना हैसियत है कि 1-2 लाख रुपए डूब जाए तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो आप बेशक ट्राई करो यूरोप कंट्री के लिए। वरना मैं आपको बताया हूँ बहुत सारे वीडियो में कि ऑनलाइन पे ट्राई करने का बहुत ही अलग अलग तरह का पोर्टल है, वहाँ पे जाके आप सर्च करो। अगर आपको कोई भी एम्प्लॉयर जॉब देता है तो आप कम खर्चे में यूरोप आ सकते हो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात अब मैं करने जा रहा हूँ, जो कि बाकी के यूरोपियन कंट्री के लिए। सबसे पहले आप लोग जान लो, कुछ कंट्रियाँ ऐसी हैं जो जिसको बोला जाए लो कैटेगरी में, यानी कि कम सैलरी देता है
और कुछ खास उस कंट्री में फ्यूचर नहीं है। जैसे कि बात मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप नॉर्वे में 5 साल काम करते हो तो आप यहाँ पे पीआर के लिए एलिजिबल होते हो। और आप जर्मनी में, बेल्जियम में, डेनमार्क और ये सब जो बड़े बड़े कंट्री है, लग्जमबर्ग, इन सभी कंट्री में अगर 4-5 साल अगर आप काम कर लेते हो तो वहाँ का आप पीआर ले सकते हो। लेकिन माल्टा, हंगरी, पोलैंड और भी छोटे छोटे चेक रिपब्लिक, ऐसा करके बहुत सारा कंट्री है जहाँ पे पीआर लेना मुश्किल होता है। तो इन सभी कंट्री में क्या होता है, सैलरी भी कम मिलता है और कुछ खास फ्यूचर नहीं होता है। तो वहाँ का जो है वीज़ा आसानी से मिलता है और वहाँ के जो एम्प्लॉयर होते हैं वर्क परमिट अप्रूव करते हैं। तो इन सभी कंट्री में मैं ये नहीं करता हूँ कि जॉब नहीं मिलता है, जॉब मिलता है, लेकिन वहाँ पे भी कम से कम रिक्वायर होता है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए। अगर आपका इंग्लिश एक नॉर्मल लेवल पे है तो आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब आसानी से मिल सकता है। बाकी अगर आप होटल, रेस्टोरेंट या फिर हॉस्पिटैलिटी का कोर्स किए हो तो आसानी से आप जॉब फाइंड कर सकते हो। या फिर अगर आप किसी भी एजेंसी से कांटेक्ट करते हो इन सभी कंट्री के लिए जो मैं बताया हूँ, माल्टा, हंगरी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक और भी छोटे कुछ कंट्री हैं, तो इन सभी कंट्री में एजेंसी के द्वारा जॉब मिलता है जो कि कुछ खास उसमें डिमांड नहीं होता है। लेकिन जब आप सर्च करोगे नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड, तो इन सभी कंट्री में क्या है कि सबसे पहले वो लोग रिक्वायर करते हैं कि जो भी थर्ड नेशन का जो वर्कर है वो स्किल्ड वर्कर होना चाहिए और साथ ही उसको यहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। तो जैसे कि जर्मनी में जर्मन चलता है, फ्रांस में फ्रेंच चलता है, उसके बाद इटली का इटालियन भाषा है, बाकी नीदरलैंड, बेल्जियम, इन सभी जगहों पे डच चलता है और यहाँ पे नॉर्वे में नॉर्वेगियन भाषा चलता है। तो अगर आपको इन सभी कंट्री का लैंग्वेज नहीं आता है तो ये लोग ना के बराबर जॉब देते हैं। लेकिन बिना लैंग्वेज के भी जॉब मिलता है। कैसे मिलता है ये भी आप जान लो। उसका क्या सिस्टम है कि जो अनस्किल्ड जॉब होता है, जैसे कि वेयर हाउस, फैक्ट्री में पैकिंग का जॉब हो गया, हेल्पर का जॉब हो गया, तो इन सभी में लैंग्वेज का डिमांड नहीं होता है। बाकी अगर आप कोई ट्रेड में जैसे जॉब ढूंढ रहे, कंस्ट्रक्शन के लिए इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये सभी काम, तो इन सभी में यहाँ पे हमारे एशियन कंट्री के लोग बहुत ही कम हैं और जो हैं उनको लैंग्वेज का मालूम है तभी वो लोग काम कर रहे हैं। तो स्किल्ड जॉब का यही रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। बाकी आप अनस्किल्ड हैं अगर, तो फैक्ट्री का वर्क हमेशा जाता है, ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं होता है। जैसे वेयर हाउस में पैकिंग का, ये फिश पैकिंग, कुछ सामान का पैकिंग करना, वेयर हाउस में काम करना, तो ये सब का डिमांड होता है थर्ड नेशन के लिए, लाइक हमारे कंट्री के लिए। और एजेंसी के थ्रू जॉब मिलता है। अगर आप डायरेक्ट जॉब सर्च करोगे इन सभी लाइन में तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जॉब मिल पाएगा। लेकिन किसी एजेंसी के थ्रू अगर आप कॉन्टेक्ट करोगे तो चांस है कि आपको इन सभी बड़े कंट्री में पैकिंग का जॉब मिल जाए। और एक बात मैं बता दूं आपको कि अगर इन सभी बड़े कंट्री का जो मैं बात कर रहा हूँ, बेल्जियम, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, डेनमार्क, तो इन सभी कंट्री में अगर कोई भी एजेंसी एजेंट आपको बोलता है कि मैं इलेक्ट्रीशियन का जॉब आपको दिला रहा हूँ, मैं प्लम्बर का दिला रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग सतर्क हो जाओ, क्योंकि ये नहीं हो सकता है जॉब, क्योंकि खुद उनके हाथ में नहीं है। जो यहाँ के एम्प्लॉयर है वो चाहें फिर भी वो नहीं दे सकते हैं जॉब हमारे थर्ड कंट्री से, क्योंकि यहाँ पे एक यूडीआई करके यहाँ का एक सिस्टम है जहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट को, वर्कर का जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट लेटर, सैलरी का जो सिस्टम है, ऑफर लेटर, सब कुछ को अपलोड करेगा। फिर जाके कुछ दिन के बाद जो यूडीआई वेबसाइट है, जो यहाँ के गवर्नमेंट का सिस्टम का वेबसाइट है, तो वो अप्रूव करके हमें देगा कि हाँ ये बंदा फिट है यहाँ के लिए, तभी जाके हमें वीज़ा मिल सकता है। लेकिन अभी आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि अगर ऐसा है तो फिर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपीन के लोग इन सभी बड़े कंट्री में जाके कैसे काम कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जो लोग पहले यूरोप के किसी भी कंट्री में आए हुए हैं और उन लोगों ने लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है ड्राइविंग का, तो कुछ जगह पे ऐसा है कि ड्राइविंग में लैंग्वेज का डिमांड नहीं होता है। जैसे जर्मनी में बस के लिए कोई भी ड्राइविंग का डिमांड नहीं होता है, तो माल्टा से काफ़ी सारे लोग मूव होते रहते हैं। तो इस तरह का जॉब में जो लैंग्वेज का डिमांड नहीं है वो लोग आ जाते हैं। बाकी कुछ जो डंकी लगा के लोग
जैसे इटली में आते हैं, इटली में आने के बाद कुछ साल 10 साल बिताने के बाद उनको वहाँ का पासपोर्ट मिलता है। तो जब आपको पासपोर्ट मिल गया PR, तो यहाँ पे बाकी सभी यूरोप कंट्री जो भी है, अगर आपके पास यूरोप का पासपोर्ट है तो वो आसानी से आपको जॉब दे देंगे, क्योंकि इनका डिमांड होता है या तो आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट होना चाहिए या फिर आपके पास लैंग्वेज होना चाहिए। तो जिनके पास पासपोर्ट होता है, यानी जो 10 साल यहाँ पे बिताते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग लैंग्वेज सीख लेते हैं, और लैंग्वेज सीखने का बहुत सारा फायदा भी होता है। तो जो लोग इन सभी चक्कर में रहते हैं वो अपना फ्यूचर बनाने के लिए लैंग्वेज भी सीखते हैं, लाइसेंस भी बनाते हैं, और हर तरह से अपना ये सिस्टम करते रहते हैं। लेकिन हम लोगों का क्या है भाई, हम 4-5 साल के लिए यूरोप में आ रहे हैं अगर, तो हमें फोकस करना है कि चाहे कोई भी कंट्री हो, पैसा अच्छा मिले, पैसा कमाओ और अपने अपने कंट्री पहुंचो। बाकी ये डंकी वाले के चक्कर में ना रहे, डंकी लगा के अपना पूरा लाइफ बर्बाद करते हैं। जैसे कि अगर आप, मैंने बताया मैक्सिको होके अगर आप अमेरिका जाते हो, तो अमेरिका में घुसने के बाद कम से कम आपको 10 साल तक वहाँ से हिल नहीं सकते हो, क्योंकि जब आप रिफ्यूजी का असाइलम लोगे तो 10 साल तक वहाँ से आप हिल नहीं सकते हो। और सेम सिस्टम इटली के लिए भी है। तो असाइलम होने के बाद आपको, जब वो कंट्री, असाइलम का मतलब क्या होता है ये भी आप जान लो, कि जैसे कि कोई भी आदमी अपना कंट्री छोड़ के भाग के दूसरे कंट्री में डंकी लगा के जाता है, वो उस कंट्री में कोर्ट में जैसे प्रूव करता है कि मैं अपने कंट्री से भाग के आया हूँ, मेरे जान का खतरा है, या फिर कुछ रिलीजियन का प्रॉब्लम है, या फिर हमारे कंट्री में रहने का, खाने का, बहुत सारी अलग अलग तरह का प्रॉब्लम बताते हैं वो लोग। और उस तरह जब प्रूफ होने के बाद वो कंट्री जो है आपके लिए वहाँ का TRC कार्ड बना के देता है। तो 5 साल के का मिलता है, 5 साल के बाद रिन्यू होकर 10 साल हो जाता है। 10 साल के बाद आप वहाँ का पासपोर्ट बनाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस तरह से लोग असाइलम लेके अपना पासपोर्ट बनाते हैं और PR लेके ऐसे ही अपना फ्यूचर बना रहे हैं। तो दोस्तों यही सब सीन है यहाँ पे। अगर आप सोचते हो कि बहुत ही आसान है यूरोप में जाना, तो आप लोग बेशक उन सभी ऑफिस को अपना पैसा दो और 1-1 साल परेशान रहोगे। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को लगता होगा कि ये बंदा खुद चला गया है तो दूसरों को नेगेटिव बता रहा है। तो भाई ऐसा नहीं है। आप लोग को बता दूं, अगर यूट्यूब पे झूठ बोला जाए कि 5 लाख, 3 लाख, 6 लाख रुपए मिलेगा इस कंट्री में और ऐसे जॉब मिलेगा, आसानी से जॉब मिल जाएगा, तो आप लोग तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे। लेकिन सच्चाई बताता हूं तो आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। जरा आप लोग सोच के देखो, आप जहाँ रहते हो, आपके सिटी या फिर आपके विलेज से कितने लोग यूरोप में हैं, या फिर कितने लोग हैं जो डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी में कितने लोग काम कर रहे हैं। शायद ढूंढने पे ही कोई लोग मिलेगा। लेकिन अगर आप सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन के लिए ढूंढोगे तो हर गांव में, मेरे खुद के गांव में हर घर से एक आदमी मिलेगा, कम से कम, नहीं तो 5-5, 6-6 आदमी है। आपके भी गांव सिटी से बहुत सारे लोग सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन होते हैं, क्योंकि गल्फ कंट्री का जो सिस्टम है बहुत ही आसान है हमारे लिए, और आसानी से आंख बंद करके हम लोग सऊदी पहुंच जाते हैं। लेकिन यूरोप का आसान नहीं है भाई, इधर का सिस्टम बहुत ही हटके है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि नामुमकिन नहीं है। जो लोग इसमें लगे रहते हैं, कंटिन्यू कोशिश करते हैं, उनको जॉब मिलता है और लोग आते हैं। लेकिन गल्फ कंट्री की तरह बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे हमेशा लोग, हमारे एशिया कंट्री से कंटिन्यू लोग आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़े थोड़े कभी कभी वर्कर लोगों का डिमांड होता है और वो लोग आते रहते हैं। तो ये ही सिस्टम है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पंजाबी भाई लोग 20-25 लाख रुपए लगाते हैं सिर्फ कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए, वो भी कई लोगों का रिजेक्ट हो जाता है। और यहाँ तक कि स्टडी वीज़ा के लिए भी माल्टा के लिए 10-12 लाख, यूके के लिए 14-15 लाख, और बाकी नॉर्वे, जर्मनी, डेनमार्क, अलग अलग कंट्री में स्टडी के लिए बहुत सारे पैसा लगाते हैं वो लोग। तब जाके स्टडी वीज़ा पे आने के बाद उनका जो भी पढ़ाई का, स्टडी का कोर्स है, वो पूरा करने के बाद उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कराने का कोशिश करते हैं, चाहे उस वीज़ा के थ्रू दूसरे कंट्री में मूव होने का कोशिश करते हैं। और आप लोग सोचते हो कि घर बैठे वर्क परमिट लग जाएगा सिर्फ 2-3 लाख रुपए में यूरोप का, तो ये गलत फहमी में आप लोग जी रहे हो भाई। थोड़ा आप लोग दिमाग चलाओ, ठीक है। और आप लोग देखो, जो ऑफिस भेजने वाला होता है वो भी कहाँ का होता है। अगर ऐसा होता तो वहाँ के ही लोग इतना पैसा लगा के स्टडी वीज़ा पे क्यों जाते? पहले वो लोग जाते, उसके बाद हम जाते, यूपी बिहार के लोग। लेकिन हम यूपी बिहार के लोग तुरंत ही लोगों के जाल में फंस जाते हैं यूरोप जाने के चक्कर में, और हमारे साथ धोखा होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि आप लोग एक अच्छे ऑफिस को ढूंढो जो कि पहले आदमी को भेज चुका हो, और कंटिन्यू अगर उसका परमिट आ रहा हो यूरोप कंट्री से,
तभी उसके साथ आप लोग डील करो। या फिर कोई भी अगर ऐसे ही ऑफिस बोल देता है कि मैं 2 लाख 3 लाख में तुमको यहाँ भेज दूंगा, वहाँ जाके पैसा पे करना है, बहुत तरह का ऑफ़र करता है, तो उससे बच के रहो भाई। बस इतना ही कहना है मेरा। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।